नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संधि प्रकरण के अंतर्गत एक नई संधि लेकर पूर्व रूप पर रूप संधि। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, कोटिशः धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पे एक सूत्र देखिए, एंग पदान तादति। ये जो सूत्र है, ये सूत्र ये बताता है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या ओ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई ऋष्व आकार हो, अर्थात अ हो। अ दीर्घ आ होता है और ऋष्व अ हो तो उसका पूर्व पद एकादेश हो जाता है, अर्थात पूर्व पद का जो ए है वो ए ही रहेगा, ओ है तो ओ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो जो आकार है उत्तर पद का प्रथम वर्ण, वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। अवग्रह चिन्ह जो आप देखते हैं अंग्रेजी के एस के साइन की जैसे होता है, एस अक्षर की तरह होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो परिवर्तन निकल के आएगा। बाकी पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है ए और ओ वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। जैसा कि हम आगे देख सकते हैं, प्रथम विकार देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि ए है और उत्तर पद का पहला अक्षर ऋष्व अ, तो ए का विकार होगा और अ जो है वो अवग्रह में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे हरे धन अव, हरे का अंतिम वर्ण ए और उत्तर पद का पहला वर्ण अ, तो हरे अव, तो वो जो अ है उत्तर पद का वो अवग्रह में बदल गया, तो हरे अव बन गया। गृहे धन अश्मि, गृहे अश्मि का अंतिम वर्ण गृहे का ए और अश्मि का अ, तो पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है ए वो ए ही रहेगा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो अ है वो अवग्रह में बदल गया। ये इस संधि की खास एक परिवर्तन की स्थिति है, वो आप समझ सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, वने धन अटति, वने अटति, तो जो अवग्रह है वो बन गया। तीसरा मुरारे धन अत्र, मुरारे अत्र। चौथा देखिए अगला, कृष्णे धन अत्र, कृष्णे अत्र, तो कृष्णे का ए और अत्र का ए, तो ए तो ए ही रहना है क्योंकि इसमें एकादेश एज इट इज रहता है, ए बदल गया अवग्रह में। रामे अपी, तो रामे अपी बन गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ओ धन अ बराबर ओ, अर्थात यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए होगा तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण ओ को एकादेश होगा, यानी वो ओ ही रहेगा। लेकिन जो अकार है जो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, और यही एक परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है इस संधि में। और अवग्रह चिन्ह ही इस संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि संधि पद में अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। उदाहरण देखें, जैसे को धन अपी, को अपी, को का अंतिम स्वर ओ, अपी का प्रथम वर्ण अ, तो पूर्व पद ओ का ओ ही रहेगा, अवग्रह चिन्ह बदल गया ए के स्थान पे, को अपी। अगला देखिए, को अस्ति, को धन अस्ति, को अस्ति। विष्णु धन अव, विष्णु का अंतिम पद ओ, जिसका ओ का ओ ही रहना है, और अव का अवग्रह बन जाएगा विष्णु अव। अगला देखिए, निर्धनो धन अपी, निर्धनो का अंतिम पद ओ और अपी का प्रथम वर्ण अ, तो अपी वाला जो अ है उत्तर पद का प्रथम वर्ण वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बनेगा, निर्धनो अपी। अगला देखिए, शिवोधन अर्चनम, शिवो का अंतिम वर्ण ओ, अर्चनम का प्रथम वर्ण अ, तो उत्तर पद का पहला वर्ण जो अवग्रह में बदलेगा तो शिवो अर्चनम। अगला है सो अपी, सो अपी का बन जाएगा सोधन अपी,
तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ और अपी का प्रथम वर्ण अ जो है वो अवग्रह में बदल गया। इस प्रकार दोस्तों इस संधि को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अवग्रह चिन्ह इस संधि की प्रमुख विशेषता है और इसको पहचाना जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, पूर्व रूप के बाद हम पढ़ते हैं पर रूप अच् स्वर संधि को। पर रूप अच् स्वर संधि का ये विधान सूत्र देखिए, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम सूत्र ये बता रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अवर्णांत कोई उपसर्ग होगा। अवर्णांत उपसर्ग का अभिप्राय ऐसा कोई उपसर्ग जिसके अंत में अ निकलेगा और वो कहाँ बैठा होगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में। और उसके ठीक बाद कोई ऐसी धातु होगी जिसका प्रथम वर्ण ए या ओ होगा। ठीक बाद पूर्व पद में कोई उपसर्ग होगा जिसमें अवर्णांत उपसर्ग होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसी धातु होगी जिसका प्रथम वर्ण ए या ओ होगा। ऐसी कोई धातु जिसका प्रथम वर्ण एंग प्रत्याहार का वर्ण होगा, ए या ओ, और वो धातु होगी। तो उसमें जो विकार निकलेगा वो यही होगा कि उत्तर पद का जो पहला वर्ण है ए या ओ वो हुबहू रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसी को पर रूप संधि का विधान कहा जाता है और ये वृद्धि संधि का अपवाद संधि के रूप में जानी जाती है। आगे उदाहरण देखिए, स्क्रीन पे आपको दो तरह के उदाहरण दिख रहे हैं। अ धन आ के साथ यदि ए होगा यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ और उत्तर पद का पहला वर्ण ए, तो एकार होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखें, प्रधन एजते। प्रधन एजते प्रथम वर्ण प्र उपसर्ग है और प्रयोग में अंतिम स्वर क्या निकल रहा है अ और उत्तर पद का पहला वर्ण ए, तो प्रेजते बन गया है ना। उपसर्ग की कंडीशन रहती है यहाँ, ऐसा कोई उपसर्ग जो अ का विकार उत्पन्न करे या आ अ वर्ण का विकार उत्पन्न करे, अ या आ भी हो सकता है। तो आगे देखिए, प्रधन एशियति प्रेषयति। अगला देखिए, उपधन एलियति। उपधन एलियति, उप का अंतिम स्वर देखिए अ और एलियति का प्रथम ए, तो एकादेश उत्तर पद के प्रथम वर्ण में होगा उपेलियति। उपेलियति है ना। अगला देखिए, पराधन एलियति। परा, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा उपसर्ग जो अवर्णांत होगा, अ या आ भी हो सकता है, तो पराधन एलियति परेलियति, परेलियति बनता है। इसी प्रकार उपधन औषधि। उपधन औषधि, यहाँ देखिए ओ जो स्वर है वो बैठा है उत्तर पद के प्रथम वर्ण के रूप में, तो उपोषति बना और प्र प्लस औषधि प्रोषति बना। इस प्रकार हम इन दोनों विकारों को इन उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, शकंधादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंधादिषु पर रूपम वाच्यम एक वार्तिक है और इस वार्तिक के अनुसार यहाँ क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो समझें। शकंधादि गण में शब्दों में अगर टी वर्ण होता है उसको पर रूप कार्य होता है। शकंधादि गण में शब्दों में टी वर्ण को पर रूप कार्य होता है। तो अचोअंत्यादि टी एक सूत्र होता है। अचोअंत्यादि टी ये टीकार को समझाता है कि टी से क्या तात्पर्य है। टी से आप यहाँ देखें कि किसी शब्द के स्वरों में से, किसी भी शब्द के स्वरों में से अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय तथा अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन न हो तो भी वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। अर्थात किसी शब्द के स्वरों में अंतिम स्वर के आगे चाहे कोई व्यंजन हो या कोई व्यंजन न हो तो वह अंतिम स्वर ही टी संज्ञा कहलाती है और इस टी पद का हमेशा पर रूप संज्ञा विधान होता है। और टी का पर रूप अर्थात वही एकार और ओकार का परिवर्तन। तो इस प्रकार हम इस सूत्र के, इस वार्तिक के आधार पर उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे
जिनमें मनस जैसे शब्द है, तो मनस शब्द में अस जो है, अंतिम जो शब्द निकल रहा है अस, वो यहाँ टी है। पतत शब्द में अत जो शब्द है वो यहाँ टी है, और शक शब्द में जो अंतिम स्वर अ है वो यहाँ टी है। तो इस प्रकार इस वार्तिक के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी शब्दों में अगर कोई अंतिम स्वर जो होता है उसके ठीक बाद यदि कोई व्यंजन हो या न हो, तो अंतिम जो स्वर होता है, अंतिम जो स्वर होता है वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार इन प्रश्नों को पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे शक धन अंधु, शक धन अंधु, शकंधु। अगला देखिए कर्क धन अंधु, करकंधु। अगला देखिए कुल धन अटा, कुल धन अटा, कुलटा। अगला देखिए मार्त धन अंड, मार्त धन अंड है, मार्तंड है। तो ये जो आपने देखे, यूँ तो ये दिखने में आपको दीर्घ संधि की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो शकंधादिषु जो सूत्र है, वार्तिक है, ये यहाँ इस उदाहरणों को दीर्घ संधि के अपवाद के रूप में समझाता है। और शकंदु, करकंदु, कुलटा, मार्तंड और भी जो अन्य प्रकार के हल धन ईशा, हलीशा, अन्य जो शब्द हैं वो इसके अपवाद के रूप में समझ में आते हैं। और परीक्षाओं में विशेषकर परीक्षा में ये शब्द उदाहरण के रूप में पूछे जाते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ये उदाहरण देखने को दृष्टिगोचर होते हैं। आप इन उदाहरणों को विशेष रूप से अभ्यास करें, क्योंकि ये दिखने में दीर्घ संधि का अपवाद रूप है और बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप इन उदाहरणों का बार बार अभ्यास करें। आगे देखिए, आगे जो अपवाद के रूप में और उदाहरण हैं, गुण संधि के अपवाद के रूप में या दो उदाहरण मैंने लिए हैं। लांगल धन ईशा, लांगल धन ईशा, लांगलीशा। देखिए लांगलीशा, तो ये गुण संधि का अपवाद है। हलधन ईशा, हलीशा, हलधन ईशा, हलीशा, दोनों गुण संधि के अपवाद हैं। इसलिए आप इन उदाहरणों की विशेष प्रकार से अभ्यास करें। पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, ये जशत्व संधि का अपवाद है। पतंजलि। आगे देखिए सीम धन अंत है, सीमंत है, ये केशवेश अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और अगला देखिए सारधन अंग है, सारंग है, पशु पक्षियों का एक अर्थ विशेष के रूप में इस उदाहरण को काम में लिया जाता है। इस प्रकार आप इन उदाहरणों को समझ सकते हैं। अश्मंधन अंतक है, अश्मनंतक है, ये भी एक इसमें उदाहरण काम में आता है। अन्य और भी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इन अपवाद स्वरूप उदाहरणों को भली भांति समझें और इनके अंदर जो विकार की स्थिति है, अपवाद की स्थिति है, उसको भली भांति जानें और उसके लिए अभ्यास करें। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर एक वार्तिक दिख रहा है आपको, ओत्तवोष्ठयो समासेवा। ओत्तवोष्ठयो समासेवा ये एक विशेष प्रकार की सामासिक स्थिति है। इसमें आप सामासिक पदों को लेकर संधि विच्छेद किया जाता है, वो समझें। अकारांत शब्दों में आगे अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई अकारांत वर्ण होगा, अकारांत शब्द होगा, उसके ठीक आगे उत्तर पद का पहला वर्ण यदि ओतु या ओष्ठ, दो वर्ण शब्द हैं देखो, ओतु या ओष्ठ, ये दोनों शब्द विकल्प के रूप में यहाँ पर एक आदेश का विकार उत्पन्न करते हैं। अर्थात ओतु या ओष्ठ के रहने पर विकल्प के रूप में पर रूप एक आदेश यहाँ होता है। लेकिन ये कार्य है दोस्तों वो समास होने पर ही होता है, सामासिक पद की स्थिति में ही होता है। अगर पर रूप का अभाव यहाँ हो तो उसमें फिर वृद्धि एक आदेश हो जाती है,
स्क्रीन पे मैंने आपको दोनों तरह से उदाहरण में लेकर उसको समझाया है। जैसे देखें, स्थूलधन ओतु, स्थूलधन ओतु, स्थूलोतुहु, स्थूलोतुहु, ये सीधा वार्तिक सूत्र का प्रभाव है। लेकिन अगला जो देखिए स्थूलौतुहु, ये वृद्धि एक आदेश हो गया। अगला उदाहरण बिंबधन ओष्ठम, बिंबधन ओष्ठम, बिंबोष्ठम, और इसमें अगर वृद्धि पर रूप एकादेश होगा तो बिंबौष्ठम, औ औ निकल गया देखो, बिंबौष्ठम। इसी प्रकार कंठधन ओष्ठम, कंठोष्ठम, और इसमें वृद्धि एकादेश कंठौष्ठम। आगे देखिए स्लेश का मार्क्स लगकर आगे जो उदाहरण है कंठौष्ठम। इसी प्रकार दंत धन ओष्ठम, दंतोष्ठम, और वृद्धि एकादेश दंतोष्ठम होता है। इस प्रकार इस वार्तिक को हम समझ सकते हैं। अगला और अंतिम वार्तिक देखिए दोस्तों, ओमांगोश्च। ओमांगोश्च एक ये सूत्र है, ये समझा रहा है कि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण के बाद प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ, उसके ठीक बाद उत्तर पद का पहला वर्ण यदि ओम या आंग हो, ओम जो शब्द होता है वो, या आंग उपसर्ग का आ वहाँ बैठा हो, तो भी पररूप एकादेश विकार उत्पन्न होता है। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण ओम या आंग उपसर्ग का आ होने पर भी एकादेश पररूप विकार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आप उदाहरणों से देख सकते हैं, शिवाय धन ओम, शिवाय का अंतिम वर्ण अ और ओम यहाँ बैठा है ओ, तो शिवायोम, शिवायोम बन गया। अगला देखिए कदा धन ओम, कदा, कदोम। अगला ईश्वराय ओम, ईश्वराय धन ओम, तो ईश्वरायोम हो गया। इसी प्रकार शिव धन आ धन इही, शिव धन आ धन इही, यहाँ आंग उपसर्ग बैठा है देखिए, तो शिवे ही बनेगा, ये एकादेश रूप हो गया यहाँ। और सदाधन ओम, सदोम, और यदाधन आधन ऊढ़ा, यदोढ़ा। इस प्रकार इस विकार को हम समझ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पररूप संधि और पूर्व रूप संधि की जो विश्लेषण, जो व्याख्या है वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगले जो संधि लेकर उपस्थित होंगे, हल व्यंजन संधि आपके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय हिंद।